चाहते हैं, हम सभी शिक्षक साथी ये चाहते हैं कि हमें पढ़ाने दिया जाए और पढ़ाने के अलावा जितने भी दूसरे कार्य हैं उनसे हमें मुक्त रखा जाए। हम शिक्षक हैं, हमें शिक्षक रहने दो, हम पढ़ाना चाहते हैं, हम विद्यालयों में पढ़ाना। गैर शैक्षणिक कार्य को करते करते ये स्थिति हो गई है, हम मास्टर कम हो गए और अन्य कर्मचारी बन गए। हम ये चाहते हैं कि हमें इन गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त किया जाए और सिर्फ शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाए। संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न शिक्षक संगठनों के ये कार्यकर्ता आज यहाँ सभी शिक्षक यहाँ एकत्रित हुए हैं और मुख्य रूप से इनकी मांग है कि गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त किया जाए। इसको लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और कुछ शिक्षक प्रतिनिधि पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये जो इस तरह के हालात उत्पन्न हो रहे हैं शिक्षकों को, या धरने पर नौबत क्यों आई? ये धरने की नौबत इसलिए आ रही है कि जो हमारे विद्यालय में जितने भी शिक्षक साथी हैं वो उनका मूल काम है बच्चों को पढ़ाने का। और जो अभिभावक है हमारे, जब भी हमारे अभिभावकों के साथ हम अभिभावक शिक्षक बैठक में जब हम बात करते हैं तो वो कहीं न कहीं सरकारी विद्यालयों से और सरकारी शिक्षक से संतुष्ट नहीं है। उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं जो शिक्षक साथियों द्वारा कराए जा रहे हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाने का जो समय देना है वह इन गैर शैक्षणिक कार्यों के चलते दे नहीं पा रहा है। और जब गैर शैक्षणिक कार्यों के चलते दे नहीं पा रहा है तो शिक्षक अपने आप को भी जवाब आज की तारीख में नहीं दे पा रहा है कि मैं अपना काम ईमानदारी से कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये गैर शैक्षणिक कार्यों को हटाने की या शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराने की बात समय समय पर सभी सरकारों द्वारा कही जाती रही है। और इसके लिए जो बड़े शिक्षाविद हैं या जो बड़े चिंतक हैं उनके द्वारा भी ये बात हमेशा से कही गई है कि शिक्षकों को केवल बच्चों को पढ़ाने का कार्य ही दिया जाए, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाए। और बड़े लेवल पर ये है कि राष्ट्रीय जो कार्यक्रम है, चुनाव के जो कार्यक्रम है, इन्हीं 2 से 3 कामों में शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी। लेकिन समय समय पर जब बड़े काम आते हैं तो हर काम के लिए जो है शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है। हमारे जितने भी विभाग हैं उन सबको एक शिक्षा विभाग नज़र आता है, हमारे शिक्षक साथी नज़र आते हैं कि इनसे जो है ये कार्य करवाया जाए, इनसे ये कार्य करवाया जाए, इनसे ये कार्य करवाया जाए। और इसके चलते जो बच्चों की पढ़ाई का जो मूल काम है, बच्चों की सर्वांगीण विकास की बात करें, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन की बात करें, वह काम जो है हमारा शिक्षक साथी विद्यालयों में नहीं कर पा रहा है। और अगर ऐसा ही चलता है एक बार बार सवाल उठता है शैक्षिक गुणवत्ता, तो शैक्षिक गुणवत्ता भी क्यों नहीं हो पा रही, इसके लिए किसे जिम्मेदार? शैक्षिक गुणवत्ता के लिए सीधी बात यही है कि अगर गैर शैक्षणिक कार्य से शिक्षक को मुक्त किया जाता है और शिक्षक को ये कहा जाता है कि आप जाइए, आपकी कक्षा में पहुंचिए और शिक्षण कराइए बच्चों को आप पढ़ाइए, तो निश्चित रूप से हमारे जो शिक्षा विभाग में क्वालिटी टीचर्स हैं, गुणवत्ता वाले टीचर्स हैं और वो वेल क्वालिफाइड हैं, वो विषय के ज्ञाता हैं। और हमारे जितने भी संस्था प्रधान हैं, जितने भी अलग अलग पदों के जो हमारे शिक्षक साथी हैं, सभी विद्वान हैं, सभी जानते हैं बखूबी कि उनका काम क्या है और उनको कैसे करना है। लेकिन ये गैर जो शैक्षणिक कार्य है ये बार बार इस काम में बाधा बनते हैं। और जो बार बार बाधा ये बनेंगे तो जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की और हमारे जितने भी जो समाज की और हमारे जो बच्चे जो विद्यालय में आते हैं उनके जो माता पिता हैं उनकी मंशा पर हम खरे नहीं उतर पाएंगे। हम खुद ये चाहते हैं, हम सभी शिक्षक साथी ये चाहते हैं कि हमें पढ़ाने दिया जाए और पढ़ाने के अलावा जितने भी दूसरे कार्य हैं उनसे हमें मुक्त रखा जाए। अलग अलग विभागों में अलग अलग कामों के लिए पद सृजित हैं। जहाँ बड़े लेवल पे कोई काम है, राष्ट्रीय महत्व के कोई काम है और वहाँ शिक्षक साथियों की ड्यूटी लगाई जाती है। या मैं ये कहूँ कि विद्यार्थी हित के जितने भी काम हैं वो हम सहर्ष करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे मूल में कहीं न कहीं विद्यार्थी है। और विद्यार्थी जब तक हमारे मूल में रहेगा और विद्यार्थी के लिए जब हम काम करेंगे, हम सभी को भी आत्मसंतुष्टि होगी और हमें लगेगा। चलो बिल्कुल, ये मुख्य रूप से आपने बात की है कि क्यों गैर शैक्षिक कार्य जब तक होंगे तो उसी वजह से स्कूलों की शैक्षिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है और कहीं न कहीं जो शिक्षा की गुणवत्ता की बात भी इसी की वजह से प्रभावित होना बताया जा रहा है। महिला टीचर हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये जो धरने की नौबत है, ये धरना क्यों देना पड़ रहा है, ऐसे क्या?
धरना एक्चुअली इसलिए देना पड़ रहा है कि प्रशासन हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उनसे मुक्त करने के लिए बार बार जब सरकार से अपील की जा रही है, फिर भी उन अपीलों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए ये धरने प्रदर्शन की नौबत आई है। अगर हमारी जो मांगे हैं वो मान ली जाती है तो ये, जबकि शांतिपूर्ण धरना है, जबकि टीचर्स हमेशा शांति से अपनी बात रखते हैं। अब शांति से भी अगर बात को नहीं माना जाए तो फिर थोड़ा सा आप आज सभी तरह के जो शिक्षक संगठन हैं, आपके अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, लेकिन आज सभी एक ही मंच पे हैं। आज सभी एक ही मंच पे इसलिए क्योंकि ऐसा कहा गया है कि संगठन में ही शक्ति है, और जब अलग अलग जब छोटे छोटे शिक्षक आते हैं और अपनी बात रखते हैं, जब मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज जब आके अपनी बात रखते हैं तो उन बातों पे इतना गौर नहीं किया जाता। इसलिए पूरे सभी को इकट्ठा करके जब बात रखी जाएगी तो हो सकता है हमारी बात पे थोड़ा सा गौर किया जाए। तो अभी ये सरकार के अंतिम दौर चल रहा है, तो इसीलिए शिक्षकों ने भी सोचा कि सरकार पे दबाव बनाएंगे तो हमारी बस सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि जब ये चुनावी वर्ष है तो चुनावी वर्ष में बहुत सारी मांगें मानी जा रही है, तो हो सकता है हमारी भी ये मांग मान ली जाए और सरकार को माननी पड़ेगी। अच्छा, एक मुख्य रूप से शिक्षा की गुणवत्ता की बात बार बार उठती है, हर बार ये सवाल भी उठते हैं, शिक्षा विभाग के आंकलन में भी ये सामने आता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का जो हास हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो गुणवत्ता नहीं रही, उसके लिए किससे जिम्मेदार है? उसके लिए कहीं ना कहीं हम तो प्रशासन को जिम्मेदार मानेंगे। हम चाहते हैं पढ़ाना, पर गैर शैक्षणिक कार्यों की वजह से ऐसा हो जाता है, टीचर क्लास में जाता है और बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती है, हमें तुरंत ऑफिस में आके और वो काम निपटाना पड़ता है। तो उस वजह से हम पढ़ाई कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, और जो शिक्षा जो गुणवत्ता की बात सरकार करती है उस पर हम खरे नहीं उतर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। अच्छा, आपका क्या नाम है? कृष्णा सिंह। कहाँ से हैं? मैं राजसमंद से ही हूँ। ये जो ऐसे हालात अगर बार बार उत्पन्न हो रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं, पहले भी अलग अलग चरणबद्ध में आपने शिकायत ये ज्ञापन भी दिए, तो अब अगला कदम किस तरह के रहेगा? क्या देखिए, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम करते रहेंगे, प्रयास करते करते एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और अब आपने अभी पहले पूछा कि सब लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, तो अकेले से तो कुछ बात नहीं बन रही है, तो ऑब्वियसली हम एक साथ इकट्ठा होकर अपनी मांगों पर रखेंगे और हम आशा करते हैं कि सरकार सुनेगी हमारी बात। ये जिस तरह येलो है या अन्य वर्ग की गवर्नमेंट ये कहती है कि कर्मचारी हैं, या कर्मचारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, उसके बाद में काम करें। जो BLO पहले तो टीचर है, ये जिम्मेदारी तो उसको बाद में दी गई है। तो जो BLO के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सफ़र करते हैं, और बाकी जो स्टाफ का मेंबर एक कम हो जाता है ना, तो उस समय जो बाकी व्यवस्थाएं वो भी सब सफ़र करती है उस समय। और बच्चे, जब हम ऐसे काम कर रहे होते हैं, बच्चे आके बोलते हैं मैडम पढ़ाने आओ ना, सर पढ़ाने आओ ना, कैसे जाएँ हम? और नहीं करे तो फिर नोटिस मिलता है इनको, BLO जो भी है। इसमें अगर ये शिक्षा की जो गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी, इसका भी तो नोटिस मिलता होगा। हाँ, तो वही तो बात है, तो हमें पढ़ाने तो दीजिए, हमें अपना 100% तो देने दो। देने ही नहीं दोगे तो फिर कैसे करेंगे? ये मुख्य रूप से शिक्षकों की बातें हैं कि किस तरह से मुख्य रूप से जो मूल उनका काम है वो उस मुख्य काम के लिए भी समय नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए उन्हें शिक्षा के इससे मुक्त किया जाएगा, तभी वे 100% दे पाएंगे। अलग अलग शिक्षक हैं, सभी शिक्षकों से बातचीत कर रहे हैं कि आप आपका रूटीन वर्ग, जैसे शिक्षक हो, शिक्षक के रूटीन वर्ग क्या रहता है? आप तो शारीरिक शिक्षक हो, शारीरिक शिक्षक की क्या रूटीन वर्ग होती है, और शारीरिक शिक्षकों को भी कोई गैर शैक्षिक कार्य करना पड़ रहा है? शारीरिक शिक्षकों को 75% BLO बना रखा है, जिसमें हमारे खेल कैलेंडर भी प्रभावित हो रहा है, खेल कूद की गतिविधियां भी प्रभावित हो रही है, और विद्यालय में जो अनुशासन का काम है वो भी प्रभावित हो रहा है। हम 2 बार कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं, SDM महोदय को भी ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक जो होगी PO क्षेत्र पे, उसमें आपको BLO कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें केवल आश्वासन ही दिया है, एक ही व्यक्ति को इस कार्य से मुक्त नहीं किया है। अभी ब्लॉक स्तरीय जो खेलकूद प्रतियोगिता होने जा रही है, ग्रामीण और शहरी, उसमें भी हमारी अहम भूमिका रहने वाली है, और उसमें हम खेलकूद प्रतियोगिता में हम विभाग का काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खेलकूद गतियों को हम अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है और गैर शैक्षणिक कार्यों को हमें मुक्त नहीं कर रही है। इसलिए हम सभी संगठन, सभी संघों के साथ हैं, हमें भी BLO कार्य से मुक्त करें, ताकि खेलकूद गतिविधियाँ, जो स्कूली गतिविधियाँ आने वाली है, चाहे जिले की हो, चाहे राज्य की हो, चाहे स्टेट की, जो कैलेंडर जारी हुआ है कल, उसको हम प्रभावी रूप से खेलकूद गतिविधियों का भी संचालन कर सकें, और ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का भी सही रूप से संचालन कर सकें। ये BLO का कार्य ये तो लंबे समय से पहले से ही था, अभी तो है ही नहीं, तो अभी इतना जो सब एकजुट हुए आंदोलन की कहाँ जरूरत पड़ी? पहले क्यों नहीं किया? पहले भी किया था हमने,
और हमारे भाइयों ने किया था। लेकिन पहले जो ये ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताएं नहीं होती थी, केवल विभाग की प्रतियोगिताएं होती थी। अब ऊपर से ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताएं, ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिताएं, कभी सांसद स्पर्धा प्रतियोगिताएं, कभी अन्य प्रतियोगिताएं हमें लगा दिया जाता है। हमारे साथी बहुत प्रभावित रहते हैं, उनकी बहुत पीड़ाएँ हैं। कृपया हमें इन कार्य से मुक्त किया जाए। ये संघर्ष जो चल रहा है, धरना दिया है, ये धरना कब तक चलेगा, क्या है आगे आपके, ऐसी नौबत क्यों आई? सर, मैं कन्हैयालाल करोतिया, राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर जिला अध्यक्ष होने के नाते, और इस धरना और ये जो अभी जितनी कयावत चल रही है उसके बारे में मेरा संक्षिप्त विवरण ये है और इस प्रकार है कि हम शिक्षक वर्ग जो एक ट्रेनिंग करते हैं, एक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, वो पढ़ाने का करते हैं। सर, हमें प्रशासनिक कार्यों का अनुभव नहीं होता है। आज किसी पुलिस विभाग के कर्मचारी को अगर ये कह दे कि आप विद्यालय में जाइए और पढ़ाइए, नहीं पढ़ा पाएंगे। किसी चिकित्सा कर्मी को कह दे कि आप विद्यालय में जाओ और पीटी प्रदर्शन कराओ, नहीं करा पाएंगे। लेकिन एक शिक्षक वर्ग को प्रशासन ये कह दे कि आप जाइए, सर्वे करिए, घर घर घूमिए, हमारे ये व्यवस्था करिए, हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन हमारी एक बाध्यता ये हो गई कि हमारे जो विद्यालय के जो रिजल्ट है, 10वीं 12वीं पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, 8वीं पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनका क्या होगा? उनके रिजल्ट निरंतर डाउन, शिक्षा का स्तर निरंतर डाउन। आज प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, लेकिन जो गांव के स्कूल हैं वहाँ पर तो कौन आ रहा है? गरीब बच्चों के, गरीब परिवारों के बच्चे आ रहे हैं। उनके माँ बाप तो जा रहे हैं रोज़गार, नरेगा में कहीं कमाई करने, लेकिन अब यहाँ जो बच्चे हैं अब उनको कौन शिक्षा दे? इसका तात्पर्य तो ये हो गया कि अमीर के बच्चे तो पढ़ते रहें, गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ें। लेकिन ये शिक्षक वर्ग समानता का व्यवहार करता है। मैं आदरणीय कलेक्टर साहब को एक निवेदन करना चाहता हूँ, जिला प्रशासन को निवेदन करना चाहता हूँ कि वो भी एक शिक्षक के अधीन उन्होंने अध्ययन किया होगा, जब जाकर के आज इस पद पे आप विराजमान हैं। प्लीज़ हमारी बात को सुनिए। क्यों हमें परेशान किया जा रहा है? हमारे ज्ञापन को क्यों नहीं लिया जा रहा है? मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी उनसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों? हम कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे और कुछ नहीं, आप हमारा ज्ञापन ले लीजिए, आगे की कार्रवाई अगर आप करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमें संतुष्टिपूर्ण उसका जवाब तो दीजिए। ऐसा क्यों है? हम बहुत घबरा चुके हैं। हम अपने तरफ से पूर्णतः जितने संगठन हैं राजसमंद में शिक्षकों के, चाहे पीओ वर्ग के हों, चाहे उच्च स्तर के शिक्षक संगठन हो, चाहे प्रबोधक संघ तक के हो, सभी संगठन इसमें शामिल हैं और सभी मिलकर के एक ही आवाज़ लगा रहे हैं कि हम शिक्षक हैं, हमें शिक्षक रहने दो, हम पढ़ाना चाहते हैं, हम विद्यालयों में पढ़ाने दो। आज राजसमंद में शिक्षा का स्तर देखो आप कितना उतर गया है, कितना डाउन हो गया है। और यही प्रशासन हमसे सवाल करेंगे कल कि आपने शिक्षकों को आप क्या पढ़ाया, आपने क्या विद्यालय में अपना योगदान दिया, जब उनको ये नहीं पता कि हमने ही तो इन शिक्षकों को चारों तरफ लगा रखा है। आज इस कार्य में लग जाओ शिक्षक, आज उस कार्य में लग जाओ शिक्षक, फिर कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन इस लोकतंत्र के अंदर भी आज की जिस स्थिति को देखते हुए सुनने वाला कोई नहीं दिख रहा। हम चाहते हैं कि महिला शक्ति से भी बात करें, महिला जो शिक्षक हैं उनसे बात करें कि आखिर ये जो नौबत आई है क्यों आई है, क्यों ऐसा संघर्ष करना पड़ रहा है? ये गैर शैक्षणिक कार्य हमें स्कूलों में जाकर पढ़ाने नहीं दे रहे, जो हमारा मूल काम है वो हमको करने नहीं दे रहे। बच्चे हमसे उम्मीद लेके आते हैं कि हमें स्कूल में सर और मैडम पढ़ाएंगे और हम उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहे। ये हमें बहुत दुख हो रहा है। जो हमारा धर्म है वो धर्म का काम हम नहीं कर रहे हैं, तो हम अन्याय कर रहे हैं, गाँव वालों के साथ में कर रहे हैं, बच्चे के साथ में कर रहे हैं, देश के साथ में अन्याय कर रहे हैं। इसलिए आपकी इस जायज़ मांग में अभिभावक भी उतने परेशान है, तो वो क्यों नहीं साथ दे रहे हैं? वो भी इतने ही परेशान है। अब उनको तो हम बहुत बार बुलाते हैं, पर बेचारा उनको रोजगार नहीं है, रोजगार के लिए चले जाते हैं वो, इसलिए थोड़ा समय उनको कम मिलता। बाकी वो भी हमारे साथ हैं। सन जिम्मेदार है, बहुत सारे काम दे देते हैं, हमारे इतने ढेर सारे काम देते हैं वो, और वो काम भी वो पहले करो खाना। ये सैनिटरी नैपकिन है, हमारे गोलियां बांटना है, ग्रामीण और शहरी खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं, और बहुत सारे काम। बीएलओ का काम तो इतना है एक दिन भर, और फ़ोन पे ऑनलाइन काम। अब ऑनलाइन ऑफलाइन हो तो करते, ऑनलाइन तो और करते करते थक जाओ। कभी टावर नहीं मिले, कभी ये नहीं मिले, कभी घर जाओ, अब स्कूल छोड़ के घर जाओ उनसे आधार कार्ड लेने, वो सारी उनके पहचान लेने के लिए। तो इसमें हमारा टाइम ख़राब हो जाता है। स्कूलों में तो हम बिल्कुल चौक उठाने में बिल्कुल इतना वो टाइम ही नहीं मिल पाता है। हर समय
लो 5 मिनट में लो ये आदेश लो, ये आदेश लो, ये आदेश लो, आदेशों की पूर्ति करते करते ही थक जाते हैं। ये मुख्य रूप से आपने देखा श्रृंखला किस तरह से इनके जो मुख्य काम है पढ़ाना और पढ़ाई के विपरीत जो दूसरा काम करना पड़ रहा है, वो उस वजह से शिक्षक कितने परेशान है। और भी बातचीत, क्या नाम है आपका? मैं पारस डिडवानिया और मैं लोकली हूँ और ये साधना शिखर पास सलूस रोड स्कूल में इंचार्ज हूँ HM। और गैर शैक्षणिक कार्य को करते करते ये स्थिति हो गई है, हम मास्टर कम हो गए और अन्य कर्मचारी बन गए। जो हमारा मूल काम है पढ़ाना, वो काम तो हमारे से बिल्कुल छूट गया है और बच्चे बिल्कुल संपर्क ही नहीं कर पाते। बच्चे इंतजार करते हैं कि हम कब हमारे मैडम हमारे क्लास में आएंगे और हमें पढ़ाएंगे, और इस चक्कर में बहुत हमारा कोर्स नहीं हो पाता है और बच्चे का जो शैक्षणिक स्तर वो भी न्यून हो रहा है और जो रिजल्ट है वो उसमें भी निरंतर घटाव चला जा रहा है। तो आपका कौन सा स्कूल है? राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सलूस रोड। वहाँ पे कितने आपके टीचर्स हैं, कितनी स्ट्रेंथ बच्चों की है? वहाँ पे 150 बच्चे हैं और 3 हम लेडीज़ टीचर हैं। और इस आप ये बात मानो कि 3 टीचर होने के बावजूद एक टीचर तो सिर्फ अपने ऑनलाइन या कार्यालय काम ही लगा रहता है। 2 टीचर हैं, वो 8 क्लासों को संभालने में बहुत असक्षम है। तो फिर अलग अलग क्लासें एक ही साथ बैठती हैं या क्या सिचुएशन? 3 कक्षा को एक साथ बिठा रखा हमने और उसमें 2 क्लास बोर्ड की है। उनको बहुत मुश्किल से समय देकर उसके बावजूद भी हमने 100% उनका रिजल्ट निकाला है। ये आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? सर मेरा नाम गुणवंती रेगर है और मैं PS कोएड में कार्यरत हूँ, जो वार्ड नंबर 28 कांकरोली राजसमंद से हूँ। सर मैंने तो मेरे सर्विस में 27 साल हो गए हैं सर, लेकिन मैंने ये देखा है कि एक सरकार ने आधार और जनाधार वेरिफिकेशन का एक काम दिया है शिक्षकों को, उसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही है। जैसे कि सरकार ने निःशुल्क यूनिफॉर्म की व्यवस्थाएं की है, वो निःशुल्क यूनिफॉर्म उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिनके जनाधार में नाम ऐड है और जनाधार वेरिफिकेशन हुआ है। तो इस कार्य को करने में पिछले साल लगभग मैं ऐसा मानती हूँ कि सारा समय उसी में चला गया, आधार और जनाधार बनाने में ही चला गया। जिनके आधार नहीं है उनको हमने प्रत्येक अभिभावक को बोला है, तो एक अभिभावक आता है उसको समझाओ, फिर दूसरा अभिभावक आता है। और पेरेंट्स लगभग आप सभी जानते हो कि सभी को रोज़गार की आवश्यकता है, तो वो हमको सपोर्ट नहीं करते हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो हमारा सारा समय उन्हीं कार्यों में चला जाता है। बाकी भी सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, उसमें भी हमें काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे सुबह उठते ही जाते ही सबसे पहले बच्चों को बाल गोपाल योजना से जोड़ना है, तो बाल गोपाल योजना से मान लीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट या आधा घंटा हर एक छात्र का कंज्यूम होता है और टीचर का भी कंज्यूम होता है। जैसे ही बच्चे क्लास में जाने लगते हैं और 10:30 बजे खाने का टाइम हो जाता है, तो शिक्षक फिर उनकी व्यवस्थाओं में लगा रहता है खाना वाना खिला के। यानी कहने का मतलब जो 6 घंटे 7 घंटे का जो हमको समय दिया गया, हम ये चाहते हैं, शिक्षक समाज और बाकी सभी चाहते हैं कि हम बच्चों को अधिक से अधिक समय उनको पढ़ाएं, शैक्षणिक कार्य करवाएं, न कि गैर शैक्षणिक कार्य। जैसे ही हम क्लासों में जाते हैं, कभी CBO का आदेश आ जाता है, कभी PO का आदेश आ जाता है कि आप इस कार्य को तुरंत प्रभाव से ऑनलाइन करें। अब कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है, तो हम उसी कार्य में लगे रहते हैं। यदि हमने वो कार्य उस समय उस अंतराल में नहीं किया तो कंटिन्यूस फ़ोन चलता रहता है, अभी आपने अपना काम नहीं किया है। तो हम तो ये चाहते हैं कि सरकार या तो इस कार्य को ऑनलाइन कराए या ऑफलाइन कराए, दोनों काम करने में हम असक्षम हैं और हमारा सारा समय उसी में जा रहा है। धन्यवाद। आपके 27 साल के कैरियर में, 27 साल के अनुभव में जब ज्वाइन किया तो प्रारंभिक शिक्षा आप मतलब जैसे पढ़ाई का क्या सिचुएशन थी और आज कितना फ़र्क आ गया? जब मैंने ज्वाइन किया था, मैंने डायरेक्ट राजसमंद ब्लॉक से भाणा ग्राम में ज्वाइन किया था। उस समय उस स्कूल की स्ट्रेंथ थी 500-600 कुछ स्ट्रेंथ थी। प्रत्येक क्लास में 60 बच्चे थे, यानी कि स्कूल पूरा भरा हुआ था। और धीरे धीरे शिक्षकों के ऊपर इतना बोझ आ गया कि प्रत्येक जिस भी गांव में जहाँ पे भी मतलब छात्र संख्या घटी है, तो इसका सीधा सा है कि हम बच्चों को बराबर समय नहीं दे पा रहे हैं। तो लोग अपने बच्चों को, सभी चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मिडिल क्लास के लोग भी आजकल अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है, इतना उन्हें आभास है कि सरकारी स्कूल में जैसे बहुत सारे मॉडल स्कूल खोल दिए गए हैं। अभी मॉडल स्कूल की इसी छात्रा से मेरी आज ही बात हुई है, तो वो यही कह रही थी कि क्या करें, टीचर तो पूरे दिन क्लास में आते ही नहीं या इधर उधर काम में लगे रहते हैं। वो एवं ब्लेम नहीं कर रही है, लेकिन सत्य जो वो देख रही है वो बयां कर रही है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे सरकार चाहे तो इस कार्य को कम कर सकती है, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी एक काम करे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें मतलब क्लास में रहने का मौका दें। भी जैसे आप शिक्षक, आपका क्या नाम है? हाँ, लक्ष्मी रेगर, भील बस्ती नाड़ी में मैं पोस्टेड हूँ। आज की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है।
हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकतम गैर शैक्षिक कार्यों में लगा रखा है, जिसकी वजह से हम बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे बार बार हमें बुलाने आते हैं, किंतु मजबूरी होती है हम लोगों की कि हम डाक तुरंत भेजनी होती है पीओ को, सीबीओ को, और अगर किसी कारणवश नहीं भी भेज पाते हैं तो वो तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए जाते हैं। इससे परेशान। डाक का कार्य क्या रोज थोड़ी होता होगा, सप्ताह का, महीने में या एक? सर, डाक के साथ साथ अन्य गैर शैक्षिक कार्य जैसे गोलियाँ खिलाना और सैनिटरी नैपकिन वितरण करना, इस तरह के अन्य बहुत सारे गैर शैक्षिक कार्य हैं, उनमें भी हमें लगे रहना पड़ता है। तो बच्चे हमारी मुंह ही ताकते रहते हैं कि कब मैडम आए हमें पढ़ाए, क्योंकि उन चीज़ों को वितरण करने के साथ साथ हमें रिकॉर्ड भी संधारित करने होते हैं, तो उसमें काफ़ी समय ज़ाया हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि हमें इन गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त किया जाए और सिर्फ शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाए, ताकि हम शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके और बच्चों का उद्धार कर सकें। अगर महीने में कितने दिन क्लास पूर्ण रूप से ले पाते होंगे, ये चीज़ अगर? बहुत ही कम, पूर्ण रूप से तो कभी नहीं ले पाते, क्योंकि लगातार कोई ना कोई कार्य चलता है। कभी सर्वे का है, कभी बीएलओ का है, कभी ओलंपिक में ड्यूटी लगा दी जाती है, ग्रामीण ओलंपिक में, कभी शहरी ओलंपिक में, और अभी जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 2 शिक्षिकाओं को फ़ोन वितरण में भी लगा दिया गया है। तो इस तरीके से अनेक कार्य होते हैं जिसमें हम बच्चों के पास बहुत कम समय जा पाते हैं। कितना महीने भर में कितने दिन जा पाते हैं? जैसे महीने भर में मुश्किल से 10 दिन हम उन बच्चों को दे पाते हैं। अच्छा, 20 दिन दूसरे कार्यों में ही लगे रहना होता है। कभी 2 पीरियड ले लिए, कभी 3 पीरियड ले लिए, कभी 1 ले लिया, और कभी तो बिल्कुल ही नहीं ले पाते हैं। आपके जो स्कूल है, कहाँ तक की स्कूल है, स्कूल का नाम और स्ट्रेंथ कितनी बच्चों की, स्टाफ की क्या पोजीशन है, वो भी बताइए। अभी वर्तमान में मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय भील बस्ती नाड़ी, जो मोई पीओ में आता है, वहाँ पर कार्यरत हूँ। 3 का स्टाफ है वहाँ पर, और 77 बच्चे हैं। अधिकांश क्लासों में बच्चे 22-23 के हिसाब से हैं, पर शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। एक आदिवासी गांव है, अभिभावक वैसे ही जागरूक नहीं है, इस वजह से बहुत कुछ परेशानी पहले ही झेलनी पड़ती है, और फिर जब कभी बड़ी मुश्किल से बच्चों को लाया जाता है तो उनको समय नहीं देने की वजह से काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। ये मुख्य रूप से कहीं देखा भी जाता है कि गुणवत्ता जो प्रभावित हो रही है, तो जैसे 5वीं तक के बच्चे को कई जगह ऐसा भी देखने आएगा पढ़ना भी नहीं आता है, तो ऐसी सिचुएशन भी है क्या? है बच्चों को, क्योंकि ठहराव कम है, और जब कभी बच्चा आता है तो हम लोग इन गैर शैक्षिक कार्यों में लगे रहना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि उच्च अधिकारियों के आदेश की पालना करना अति आवश्यक होता है, और नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी होते हैं, तो हमें उनका पालन करने के लिए बच्चों को समय नहीं दे पाते, इसलिए उनकी शैक्षिक स्थिति कमज़ोर रहना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति है, आप मानते हैं कि जैसे कई बच्चे ऐसे हैं 8वीं में या 5वीं में जो पढ़ना नहीं आता है उनको, और 5वीं? हाँ, है बच्चे इस स्थिति में है, क्योंकि समय कम ही है। बच्चों को उतना समय जितना देना चाहिए उतना नहीं दे पा रहे हैं। ये मुख्य रूप से आपने देखा शिक्षकों की बातें, शिक्षकों की समस्या के साथ में छात्रों की समस्या भी जानने का प्रयास किया है कि किस तरह से एक शिक्षक जो अपने मुख्य रूप से पढ़ाने का काम है वो नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से स्कूल में किस तरह का कार्य प्रभावित हो रहा है, किस तरह से जो बच्चे हैं वो बिल्कुल पढ़कर भी अनपढ़ हो गए हैं। तो ये चीज़ मुख्य रूप से उन शिक्षकों की समस्या है, इस पर विशेष तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।